नमस्कार। आज के इस एपिसोड में महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे की बात करेंगे। देखिए, कल शुक्रवार को 12 दिन बाद महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया, जो लंबे समय से खींचतान चल रही थी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच पर, अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद से। तो देखिए, इस विभाग के जो बंटवारा जो कल हुआ, उसमें एक बहुत साफ बात सामने निकल कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे पर अजित पवार भारी पड़े और जो प्रमुख मंत्रालय हैं महाराष्ट्र के राजनीति के या किसी भी राज्य में जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं, वो अजित पवार के पास चले गए हैं। एकनाथ शिंदे लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि वित्त मंत्रालय किसी भी स्थिति में अजित पवार के पास नहीं जाए, वह देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहे। लेकिन अजित पवार इस मामले में एकनाथ शिंदे पर भारी पड़े और आखिरकार वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास चला गया है। देखिए, हुआ क्या था। जिस दिन 2 तारीख को अजित पवार जब महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए थे अपने विधायकों के साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर, उसके 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल की बैठक हुई थी रात को 12:30-1 बजे करीब अमित शाह के घर पर। इस बैठक में तय हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ की जो सरकार है उसमें अजित पवार शामिल होंगे। विभागों को लेकर अजित पवार ने 3 विभाग अमित शाह के सामने रखे थे: वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। अजित पवार का कहना था कि ये तीनों मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए। अमित शाह ने कहा था कि यह विभाग उन्हें वह दिलवाएंगे। उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी थे, जिनके पास वित्त मंत्रालय महाराष्ट्र का था। तो इस बैठक के बाद जब देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल मुंबई लौट गए, उसके दूसरे दिन अमित शाह ने सुबह एकनाथ शिंदे को फोन कर कहा कि आज अजित पवार सरकार में शामिल हो रहे हैं, उन्हें सरकार में शामिल अभी करना है। ये जो बैठक दिल्ली में हुई थी अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की, इस बैठक की भनक तक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को नहीं लग पाई थी और इस पूरी योजना से, जिसमें अजित पवार सरकार में शामिल हो रहे थे, उन्हें बाहर रखा गया था। जब सुबह अमित शाह का फोन गया एकनाथ शिंदे के पास कि आपको आज अजित पवार को सरकार में शामिल करना है, यह फोन कॉल उन्हें बहुत चौंकाने वाला था। इसके बाद सभी को मालूम है कि अजित पवार सरकार में शामिल हो गए। लेकिन सरकार में शामिल होने के बाद अजित पवार और उनके मंत्रियों के जब विभागों बंटवारे की बात आई, तो एकनाथ शिंदे और उनके विधायक अड़ गए कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय नहीं देना है, क्योंकि इन्हीं के वित्त मंत्री रहते हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास था। अजित पवार वित्त मंत्रालय पर अड़े रहे। देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सुलझा नहीं। तो आखिरकार अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली आए। दिल्ली आकर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद इस मामले को सुलझाया गया और यह तय हुआ कि वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास जाएगा। देखिए, एकनाथ शिंदे चाहते थे कि वित्त मंत्रालय अजित पवार को न दिया जाए, भले ही उन्हें सहकारिता और कृषि मंत्रालय दे दो। एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर अजित पवार को बड़ा मंत्रालय देना है तो उन्हें आप विखे पाटिल से लेकर राजस्व मंत्रालय, रेवेन्यू भी दे सकते हो, जो एक बड़ा मंत्रालय। अजित पवार इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने मंत्रालय में शामिल होने के पहले वित्त मंत्रालय लेने की अपनी इच्छा से अमित शाह को अवगत करा दिया गया था। तो देखिए, आज जो मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा हुआ, उसमें बहुत साफ बात निकल के आ रही है कि अजित पवार एक बड़े नेता के बनकर उभरे हैं और उनकी जो इच्छा थी उसे अमित शाह ने पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। तो ये एकदम यह जो संकेत है, ये एकनाथ शिंदे के लिए बिल्कुल साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी उन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले से अजित पवार को लाकर उसे बड़े मंत्रालय देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कई शिकार करे। पहला शिकार तो उन्होंने यह किया है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव गुट मिलकर मजबूत हो रहे थे और आने वाले लोकसभा चुनाव में और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को कठिन चुनौती देने की स्थिति में थे। तो अब जब एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं और अब जब अजित पवार अलग हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में विपक्ष बहुत कमजोर हो गया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो तीर साधा वह है कि एकनाथ शिंदे को बता दिया है कि आपके ऊपर हमारी निर्भरता अब लगभग खत्म हो चुकी है। अभी तक महाराष्ट्र में 2 ही दल सरकार चला रहे थे, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि हमारे बिना भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला सकती और अगर हम सरकार से बाहर हो गए तो सरकार गिर जाएगी। उन्हें यह भी लग रहा था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को मिलाकर 43 मंत्रालय, तो ऐसी स्थिति में 20 से 22 मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलेंगे और उनके विधायक उम्मीद कर रहे थे कि वह आने वाले एक्सपेंशन में मंत्री बनेंगे। तो अजित पवार को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है
कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो एकनाथ शिंदे अगर बाहर होते हैं या उनके 16 विधायकों का जो अयोग्यता का मामला है उस पर अगर कोई ऐसा फैसला आता है कि उन्हें सरकार से बाहर होना पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एकनाथ शिंदे अगर अलग हो भी जाते सरकार से या उनके 16 विधायक अयोग्य हो जाते तो इसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ छोटे दलों का और निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। हाँ, ये जरूर होता कि ऐसी स्थिति में निर्दलीय को आपको मंत्री बनाना पड़ता, छोटे दलों की दादागिरी को भारतीय जनता पार्टी को सहन करना पड़ता। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार को शामिल कर यह साफ संकेत दे दिए कि अब उनको ना छोटे दलों के ऊपर निर्भरता है, न एकनाथ शिंदे के ऊपर निर्भरता है और न उनके पास किसी तरह का दबाव होगा। देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कब्जे वाले के जो विभाग था, जैसे विशेष सहायता मंत्रालय, वो एनसीपी को चला, हसन मुश्रीफ को चला गया। राहत और पुनर्वास मंत्रालय जो मुख्यमंत्री के पास था वो एनसीपी के अनिल पाटिल के पास चला गया। इसी तरह शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार से कृषि मंत्रालय के धनंजय मुंडे के पास चला गया है। सत्तार के पास अब खाली अल्पसंख्यक विकास का मंत्रालय रह गया है। शिंदे गुट के ही संजय राठौर के पास जो खाद्य और औद्योगिक औषधि प्रशासन मंत्रालय था वह धनी राव अतराम को दे दिया गया है। इसी प्रकार शिंदे गुट के दादा भूसे के पास जो बंदरगाह विकास और मंत्रालय छीनकर वह एनसीपी के संजय बंसोड़ के पास चला गया है। तो शिंदे गुट के विधायकों से काफी विभाग लेकर दिए गए, क्योंकि वो पहले 2-3 विभागों के मंत्री थे। अब उनसे एक बड़ा मंत्रालय लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार के गुट को दिया गया है। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस को वित्त व नियोजन मंत्रालय, गृह निर्माण मंत्रालय छोड़ना पड़ा है। नुकसान देवेंद्र फडणवीस को भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बने, अब वित्त मंत्रालय भी चला गया, नियोजन मंत्रालय भी चला गया, गृह निर्माण भी चला गया है। बीजेपी अतुल सावे से सहकारिता मंत्रालय छिनकर एनसीपी को दे दिया गया। रविंद्र चौहान से खाद्य मंत्रालय और नागरिक आपूर्ति में छगन भुजबड़ दे दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय जो प्रभात लोढ़ा के पास था, मंगल प्रभात लोढ़ा के पास था भारतीय जनता पार्टी के, वह अदिति तटकरे के पास चला गया है। तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे को ही समझौता करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 105 विधायक है, उसको भी समझौता करना पड़ा है। तो बेसिकली ये समझौता इसलिए करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, 2024 में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 48 के 48 लोकसभा चुनाव में वह जीतने की तैयारी करे। 48 नहीं तो 45 लोकसभा की सीटें वह अपने खाते में करे, जिससे मोदी फिर से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो सके। और सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, उसके कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। अप्रैल में लोकसभा चुनाव होंगे और अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें जीतना है और फिर से सरकार में आना है। तो इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी त्याग किया है। मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए एकनाथ शिंदे को भी त्याग करना पड़ा है कि जब इतना बड़ा दल जिसके पास 105 विधायक है वह मुख्यमंत्री पद का त्याग करती है और बड़े मंत्रालय का त्याग करती है, तो ये एक एग्जाम्पल था एकनाथ शिंदे के सामने त्याग करने के लिए और उन्हें करना पड़ा। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है महाराष्ट्र की राजनीति में, अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर एकनाथ शिंदे को बनाकर और बड़े मंत्रालय अजित पवार को देकर अजित पवार को साधा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में इसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन अब अगर महाराष्ट्र की राजनीति देखें तो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा और उठापटक होगी, क्योंकि अब 1.5 साल है, 1.5 साल में 3 नए लोकसभा चुनाव के चले जाएंगे। तो महाराष्ट्र की सरकार के पास वैसा देखा जाए तो 1 साल ये कार्यकाल पूरा करने के लिए अब अभी 14 मंत्री पद खाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वो उनको और अजित पवार के साथ जो आए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उन्हें उम्मीद होगी कि इन 14 खाली विभागों में जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इन तीनों दलों के विधायकों में बराबर पद बटेंगे और सब इसमें मंत्री बनेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इन 3 दलों की जो पार्टी है और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर कैसे सामंजस्य बनाते हैं और बेहतर प्रदर्शन करके जनता के बीच एक अच्छी छवि सरकार की बनाते हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव में भी जाना है। अपने कार्यकर्ताओं को भी बात समझाना है कि अब अजित पवार जिनका हम सालों विरोध करते रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हमारे साथ है, तो उनको मिलकर हमें चुनाव लड़ना है और लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा में भी सरकार की वापसी करना है। तो चुनौतियां बहुत है तीनों दलों के पास, सिर्फ सरकार बनाना और विभागों का बंटवारा ही चुनौती नहीं थी, जमीनी स्तर पर भी कई चुनौतियां हैं जिसे सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों आपस में सामंजस्य मिलाकर इन चुनौतियों से ऊपर निकलेंगे और बेहतर प्रशासन चलाने के साथ साथ फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। आज महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इतना ही।
कल हम किसी और विषय पर एक रोचक जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। और आपसे एक और निवेदन है, आपने अगर यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को बढ़ाएगा। नमस्कार।